हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे कैरिकुलम डेवलपमेंट, जो कि आपका पेपर नंबर 6 है। तो इस पेपर नंबर 6 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चनों को जो है वो ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से आपका सिलेबस एक बार आपको रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पाठचर्या के सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए, अब अगर आप कैरिकुलम का पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैरिकुलम क्या होता है। ठीक है, पाठचर्या क्या होती है कि वो सारी गतिविधियां जो विद्यालय या विद्यालय के बाहर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चे को एक सही राह दिखाने के लिए डेवलप किया जाता है, वो सब कुछ उसके कैरिकुलम के अंतर्गत आता है। चाहे वो किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो, चाहे उसके विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली उसकी जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो सारी एक्टिविटी वो आपके कैरिकुलम के अंतर्गत आती हैं। पहला है, पाठचर्या के सिद्धांत आपसे पूछा गया है। क्या सिद्धांत हैं? आपको इन सिद्धांतों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, पाठचर्या जब भी बनाया जाए तो ध्यान रखा जाए कि उसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत का पालन किया जाए। क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है कि जो भी कैरिकुलम डेवलप किया गया है उसमें एक्टिविटियों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बच्चा जो है वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करके जो है वो अपने अधिगम को जो है वो बेहतर कर सके। तो इसके लिए जब भी कोई भी कैरिकुलम बनाया जाए तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो कैरिकुलम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों पर आधारित हो। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट को भी ऐड किया जाए, कुछ ऐसे टॉपिक को भी ऐड किया जाए जिसे बच्चा जो है वो रट कर नहीं बल्कि एक्टिविटियाँ कर कर जो है वो सीख सके। अगला है, उपयोगिता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उपयोगी हो, मतलब जो अगर बच्चा मतलब अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है तो वो आगे आने वाली क्लासेस में भी उसके लिए उपयोगी हो, दैनिक जीवन में भी उसका यूज बच्चा कर सके। इस तरह के जो करिकुलम है वो डिजाइन करना चाहिए। अगला है, लचीलापन का सिद्धांत। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो एक ऐसा करिकुलम डेवलप करना चाहिए जिसमें हम समय की मांग के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन कर सके। अगला सिद्धांत आपका एकीकरण का सिद्धांत होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि जब भी कोई भी कैरिकुलम जो है वो बना रहे हैं तो उसमें हर चीज़ को, मतलब हर सब्जेक्ट को जोड़ करके जो है वो कैरिकुलम जो है वो बनाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत में, जैसे बच्चे ने पीछे क्या पढ़ा है, ठीक है, पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है, तो उसी और अगली कक्षा में जब बच्चा जा रहा है तो अगली कक्षा में बच्चा क्या पढ़ेगा वो उसकी पिछली कक्षा से थोड़ा बहुत रिलेट करता रहना चाहिए। जो विषय हैं उन विषयों में भी अंतर संबंधित होना चाहिए, उन विषयों में भी एकीकरण होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए बच्चा अगर मैथ पढ़ रहा है तो उसको हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को भी मैथ के जो सब्जेक्ट बनेगा उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चा जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को भी पढ़े और उसका ये दोनों सब्जेक्ट भी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम है वो निर्माण करना चाहिए। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम मैथ भी इंक्लूडेड रहता है। मैथ के कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम साइंस में करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसी तरह से हमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगला है, रचनात्मकता का सिद्धांत। जैसे आपने क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ा, उसी पर आधारित आपका रचनात्मकता का सिद्धांत है। जब हम जो है वो कुछ एक्टिविटियों को इन्वॉल्व कर देते हैं अपने करिकुलम में, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर रचनात्मकता के भी गुण जो है वो विकसित हो जाएंगे। बच्चा कुछ नई चीज़ों को भी डेवलप करने का उसके अंदर गुण हमें जो है वो विकसित करना चाहिए अपने कैरिकुलम के माध्यम से। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत क्या होता है? जब भी आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहीं पे भी नजर आए, सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप शैक्षिक द्विभाषीवाद पढ़े होंगे, वहाँ पे भी आपको मनोवैज्ञानिक न्यायोचित के बारे में बताया गया होगा। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब होता है कि बच्चे को ध्यान में रख करके जब हम कैरिकुलम डिजाइन करेंगे तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें हम बच्चे की उम्र को, बच्चे की क्षमताओं को, ठीक है, बच्चे की योग्यताओं को, इन सब को ध्यान में रख करके जब हम कैरिकुलम डिजाइन करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता
आता है आपका। तो जब भी कोई कैरिकुलम बनाया जाए तो उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी इंक्लूड किया जाए, मतलब बच्चे की उम्र को देखा जाए कि कुछ उम्र का बच्चा है और कितना ज़्यादा इसकी सोचने समझने की क्षमता है, उसी के आधार पर उसके कैरिकुलम को जो है वो भी डिज़ाइन करना चाहिए। और जो भी कैरिकुलम में निर्धारित किया जाए, जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ें बच्चे के जीवन से भी संबंधित हो। जैसे हम EVS पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं में 3, 4, 5 में हम EVS की किताबें चलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के इन्वायरमेंट से ही जुड़ी हुई बातों को उनको सिखाता है। पक्षियों के नाम, पक्षियों के बारे में कहीं बताएगा, कहीं प्रदूषण के बारे में बताएगा, मतलब उनकी ही डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को उनको बताता है। और इन सब चीज़ों को पढ़कर उनका एक बेस जो है वो क्रिएट होता है। तो इस तरह से ही हमें अपने पाठ्यक्रम का या पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चा उस चीज़ों को, जो भी उसके विद्यालय में एक्टिविटियाँ कराई जा रही हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो उसके दैनिक जीवन की गतिविधियों से भी जो है वो थोड़ा सा रिलेट कर सके। तो इस तरह से हमें अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है पाठचर्या के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की किसी एक विधियों का नाम बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर आपके सिलेबस में कुछ विधियां दी गई हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। आपको इन विधियों को ध्यान रखना है। पहला है मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, मरिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया था। आपको इसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में जो है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको वो सारे फैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 1 लाइनर में या 1 वर्ड में देखने को जो है वो मिल जाएगा, MCQ में आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन, लेकिन आप ये सारे जो टॉपिक्स जो लिए गए हैं, इन टॉपिक्स को अगर मान लीजिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको डिटेल में पढ़ना है। मरिया मॉन्टेसरी की जो विधि है, उन विधियों के बारे में आपको अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। ये छोटे बच्चों के लिए था, प्राथमिक स्तर के बच्चे, जबकि 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका ये था। ये मरिया मॉन्टेसरी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा की बात करती हैं कि बच्चे की जो सेंस हैं, उन सेंस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसी के माध्यम से उनको एजुकेशन देना चाहिए। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिसमें द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड आता है, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्डहुड आता है। ये 2 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप इनको भी ध्यान रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जनरली जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, साक्षरता कौशल के आपने सीक्वेंस पढ़े होंगे, तो वो LSRW होता है। मतलब बच्चा पहले चीज़ों को लिसनिंग करता है, मतलब सुनता है, फिर वो स्पीकिंग करता है, मतलब बोलेगा, उसके बाद वो रीडिंग करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद वो लिखेगा, लास्ट में उसका लिखना आता है। जबकि ये एक सीक्वेंस है जो और अदर जो भी शिक्षाविद हैं उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन मरिया मॉन्टेसरी के द्वारा इस विधि को LSWR जो है वो दिया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चा सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद लिखेगा, फिर वो जो है उसको पढ़ेगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चा अगर नहीं भी पढ़ पा रहा है तो भी वो चीज़ों को लिख सकता है, ठीक है। तो इस वजह से, और इन्होंने कहा कि लिखना जो है वो आसान होता है पढ़ने की अपेक्षा। तो इन्होंने LSWR का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले मरिया मॉन्टेसरी ही, जो हर शिक्षाविद सबसे पहले रीडिंग की बात, उसके बाद राइटिंग की बात करते हैं, जबकि मरिया मॉन्टेसरी पहले लिखने का बात, उसके बाद पढ़ने की बात करती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि LSRW की बजाय मरिया मॉन्टेसरी LSWR पर जो है वो WR की जो है वो बात करती हैं। उसके बाद किंडरगार्टन विधि, ये भी प्राथमिक स्तर के बच्चों के शिक्षण की ही कुछ विधियां हैं। जो किंडरगार्टन, जो कि फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था, जर्मनी में 1782 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ये पूछा नहीं जाता है, जनरली आपसे इतना ही पूछा जाता है किंडरगार्टन पद्धति जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी, जो कि जर्मनी से थे। किंडरगार्टन का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, तो किंडरगार्टन का मतलब होता है बालोद्यान, जिसे हम चिल्ड्रन गार्डन कहते हैं। किंडरगार्टन मतलब उसका मतलब ही होता है चिल्ड्रन गार्डन, मतलब बच्चों का बगीचा, जिसे हम बालोद्यान कहते हैं। इनके कुछ सिद्धांत हैं जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी को देखते हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति जो थी उसमें बच्चों को मतलब बच्चों को सिखाने की कुछ पद्धतियाँ दी गई थी, जिसमें पहला अब था सेल्फ एक्टिविटी। तो ये कहते हैं कि बच्चे बेहतर तब सीखेंगे जब वो खुद करके सीखेंगे, ठीक है, जब उनको खुद इन्वॉल्व किया जाएगा अदर एक्टिविटियों में और वो पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, उन चीज़ों को जो है वो करते हैं। अगर उस पर काम करेंगे, खुद से काम करेंगे, तो वो चीज़ों को बेहतर सीख लेंगे।
अगला है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन थ्रू प्ले। ये कहते हैं कि हमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से जो है चीज़ों को सिखाना चाहिए। एक्टिविटियों के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से बच्चा सीखेगा तो लंबे समय तक याद रखेगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, और इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को सिखाना है तो हमें बच्चों को समाज के साथ ले जा करके, समाज के साथ जोड़ करके बच्चों को सिखाएंगे तो फिर बच्चे बेहतर सीखेंगे। मतलब समाज में रह करके अगर बच्चा सीखता है तो वो चीज़ों को बेहतर सीखेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा तो बेहतर सीखेगा। और अगर हम एक्टिविटियों के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं, खोजी प्रवृत्ति बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं तो फिर बच्चे का बेहतर विकास हो पाएगा। अगला है खेल विधि। खेल विधि जिसे हम हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा माना जाता है कि जो खेल विधि है वो उसके प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2 ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, एक पेज पे बहुत कम क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो शिक्षा में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों के महत्व का आकलन जो है वो किया जाता है कि बच्चे को पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है, बच्चे का स्तर क्या है, इसकी जानकारी के लिए बच्चा कितना शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त कर पाया है, इसके लिए जो आकलन है वो किया जाता है। शिक्षक का अधिगम अनुभवों की जांच मूल्यांकन के माध्यम से की जाती है कि जो शिक्षक है वो अपने अधिगम अनुभवों को कितना ज़्यादा प्राप्त कर सका है और बच्चे को वो कितना बेहतर तरीके से उसको डिलीवर कर सका है, इसका जो जांच होता है वही आपका मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम बच्चे का और शिक्षक का आकलन करते हैं कि शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चे ने कितना समझा है और बच्चे को जो है वो बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे में बच्चे का कितना विकास हुआ है, इन सब की जानकारी के लिए हम जो जांच प्रक्रिया अपनाते हैं वही आपका मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन भी 2 प्रकार से होता है, एक रचनात्मक होता है, एक आपका योगात्मक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन देखिए ये चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपसे जो है वो पूछ लिया गया है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट अगर हम पिछला पेपर आप देखेंगे तो उसमें भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आपका योगात्मक मूल्यांकन से क्वेश्चन बना हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो मूल्यांकन सत्र शुरू होने से लेकर के सत्र के दौरान तक किया जाए उसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। मतलब एक ऐसा इवेल्युएशन जो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे, अभी तो बंद हो गया है, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बड़ा स्कूल है, मतलब जाना माना कोई बढ़िया स्कूल होता था तो उसमें जो है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे, तभी वो जा कर के बच्चों को जो है वो इंटर करते थे, अपने स्कूल में एडमिशन देते थे, ठीक है। तो ये जो एडमिशन हो मतलब ये जो अब एडमिशन के लिए जो आपका आकलन किया जाता है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसके जवाब देंगे, जो आकलन किया जाता है। और जब आपको टीचर पढ़ा रहा है उस दौरान जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह का जो इवेल्युएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मकता का मतलब होता है किसी नई चीज़ को डेवलप करना, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन को ध्यान रखिएगा कि जब हम बच्चे के अंदर के कौशलों को डेवलप करने के लिए, उनके विकास के लिए जो हम आकलन करते हैं वो रचनात्मक आकलन होता है, जो सत्र के शुरू होने से लेकर के सत्र के दौरान तक जो है वो किया जाता है। रचनात्मक आकलन जो होता है वो कक्षा आरंभ करने से मतलब कक्षा प्रारंभ से पूर्व जो है वो चलता है, कक्षा के दौरान भी जो है वो चलता रहता है। इससे हम बच्चे की वर्तमान स्तर की जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और उसकी उपलब्धियों में सुधार इसका उद्देश्य होता है। अगर मान लीजिए पहला टेस्ट हुआ और उसमें बच्चे के नंबर कम आए तो फिर बच्चे को जो है स्पेशल क्लासेस दे करके बच्चे के नंबर्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ पाया है तो क्वेश्चन पूछने के माध्यम से, जैसे मान लीजिए मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा नहीं बता पाया तो फिर उसमें सुधार किया जाएगा। तो जो रचनात्मक आकलन होता है वो सुधार पर आधारित होता है, मतलब सुधार करने के लिए हम जो है वो आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे सब्जी बनाते हैं घर पे तो उसको एक बार पहले से चख लेते हैं कि हाँ उसमें नमक है या फिर नहीं है, मतलब तीखा ज़्यादा तो नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए। उसके बाद उसमें हम सुधार करते हैं। अगर मान लीजिए नमक कम है तो फिर नमक बढ़ा दिए, ठीक है। नमक ज़्यादा है तो उसको कम करने के उपाय करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है, जहाँ पे हम बाद में सुधार कर सकते हैं, वो आपका जो आकलन होगा वो रचनात्मक आकलन आपका कहलाएगा। अगला है योगात्मक आकलन किसे कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको 6 से 7 डिफरेंस ज़रूर पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं योगात्मक मूल्यांकन की, तो यह मूल्यांकन अनुदेशन की इकाई एवं कक्षा के अंत में किया जाता है। मतलब पूरी तरह से जो आपका क्लास के एंड करने पर जो आपका आकलन किया जाता है, जैसे जो छमाही एग्ज़ाम्स होते हैं या जो सालाना एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बेस पर मेरिट बनाई जाती है, अब उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए 1 साल का पूरा आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे मान लीजिए 12th का फाइनल एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, तो उस एग्ज़ाम में अब जितने मार्क्स आपको मिल गए एक बार, वो मिल गए आपको, अब आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आकलन होता है, ये योगात्मक आकलन जो है वो आपका होता है। तो ये जो इकाई के समाप्त होने के बाद ये पूरी पाठ प्रक्रिया जो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो आकलन किया जाता है, ये समाप्ति के उपरांत जो है वो किया जाता है। वर्तमान स्तर की जानकारी के लिए ये भी आकलन होता है कि बच्चे कितना समझ पाए हैं साल भर जो उनको पढ़ाया गया है। ये उपलब्धियों को अंकन देता है। अंकन करने का मतलब है कि अब ये आपको मार्क्स प्रदान करेगा कि हाँ, आपने साल भर इतना पढ़ा था, जिसमें से 600 का पेपर है, आपको कितने नंबर मिले हैं। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में हम किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं प्रदान करते हैं बच्चों को, बल्कि हम बच्चों में सुधार करने की प्रक्रियाएँ उसके साथ अपनाते हैं। इसके माध्यम से ग्रेड और श्रेणी जो है वो प्रदान की जाती है कि बच्चा A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, किस ग्रेड का बच्चा है, ठीक है, क्या रैंक आई है उसका उसके विद्यालय में। ये सब जो आकलन किया जाता है, तो वो आपका योगात्मक आकलन जो है वो होता है। अगला आपका होता है भाषा आधारित आकलन किसे कहते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और इन सभी को पढ़ने का प्रयास करिएगा। मतलब जो लिखा गया है आप उसको तो समझ लीजिएगा एक बार ज़रूर, लेकिन आप अपने नोट्स उठाएंगे, जो आपको नोट्स दिया गया है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया गया है, आप वो नोट्स लेंगे और उस नोट्स में ये जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, जैसे मूल्यांकन हो गया, ठीक है, मूल्यांकन के बारे में पाठचर्या क्या है, पाठचर्या के सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर होता है, इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो भाषा आधारित आकलन जो है वो किसे कहते हैं पूछा गया है। तो एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें बच्चे की भाषाई दक्षता का जो है वो आकलन किया जाता है, जिसमें हम ये जानने के लिए कि बच्चा कितना ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज को समझ पाए। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ता है तो उसको कितना डीपली बच्चा समझ पाया है, इसके लिए जो है वो हम आकलन जो करते हैं वो भाषा आधारित आकलन होता है। व्याकरण की त्रुटियों तथा वाक्य रचनाओं को जो है इसमें महत्व दिया जाता है। इसमें चेक किया जाता है कि बच्चा लैंग्वेज के प्रयोग में कितनी तरह से सक्षम है, बच्चे को किस तरह से वाक्य का निर्माण करने में बच्चा कितना सक्षम है, उसे व्याकरणीय ज्ञान है या नहीं है, मतलब कामा, अर्ध विराम, विराम चिन्ह और जो भी आपके हैं वो सारे चिन्ह, जो एक्सक्लेमेटरी आपके चिन्ह होते हैं, इन सारे चिन्हों का प्रयोग या ग्रामेटिकली जो कर्ता कर्म क्रिया है, इन सबको अरेंज करने का जो गुण है वो बच्चे के अंदर है या फिर नहीं है। मतलब व्याकरणीय ज्ञान के साथ साथ बच्चा संरचनाओं को कितना महत्व दे रहा है, मतलब जो लिख रहा है वो शुद्ध लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल लिखना है, युधिष्ठिर लिखना है, ये जो शब्द हैं इनको सही तरीके से लिख पा रहा है या फिर नहीं लिख पा रहा है। भाषा के प्रयोग में बच्चा कितना दक्ष है, इसका जो आकलन करते हैं वो भाषा आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें बालक की जो अभिव्यक्ति रहती है, चलिए, इसमें जो बालक की अभिव्यक्ति रहती है उसकी पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो उसको प्रदान की जाती है। मतलब बच्चे को जैसे आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो लॉन्ग टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहीं से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें निबंध लिखिए, ठीक है, और स्पष्ट व्याख्या दीजिए, इसके महत्व को समझाइए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सब भाषा आधारित क्वेश्चन होते हैं। आपको आपके विषय का क्या ज्ञान है और उस ज्ञान का प्रयोग आप किस तरह से कर पा रहे हो, ये जो आकलन होता है, यही आकलन भाषा आधारित मूल्यांकन होता है। कोई बच्चा है उसी बात को 4-5 बार, 6 बार, 7 बार रिपीट करके लिखेगा, फिर भी वो स्पष्ट नहीं कर पाएगा चीज़ों को कि वो क्या कहना चाह रहा है। और कोई बच्चा होता है कि 1-2 लाइन ही लिख देंगे उस टॉपिक पर, लेकिन क्या कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इसी को जांचने के लिए जो आकलन किया जाता है कि बच्चा भाषाई प्रयोग में कितना दक्ष है, वो भाषा आधारित मूल्यांकन जो है वो होता है। इस आकलन में बालक की वर्तनीय वाक्य की पूर्णता पर जो है वो ध्यान देते हुए आकलन किया जाता है। अगला है ज्ञान आधारित मूल्यांकन। तो ज्ञान आधारित आकलन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मूल्यांकन का आधार बच्चे का ज्ञान होगा, व्याकरणीय जो त्रुटियाँ हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे आपके अगर हम बात करते हैं तो
ज्ञान आधारित मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये बच्चे के करंट लेवल को चेक करते हैं कि विषय वस्तु का ज्ञान बच्चे को जो है वो कितना है। इसमें व्याकरण की त्रुटियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उसी से रिलेट करता हुआ खुला अंत वाला और बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो 1 नंबर आपको ये ज़रूर दिला देगा। इस वजह से आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। खुला अंत का मतलब होता है जो भाषा आधारित मूल्यांकन होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे आप प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, तो इसमें अलग अलग बच्चों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ओपन एंडेड का मतलब है खुला हुआ है हर तरफ से, आपकी जो इच्छा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वो चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अपनों का अगर अपनी कॉपी चेक करने का आपको अवसर दिया जाए तो आप खुद का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, कोई दूसरा भी ले सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि खुला अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है कि कोई भी मतलब खुला अंत का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसके जवाब अनेक हों और हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार अगर उसका जवाब दे रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो एक खुला अंत वाला जो है वो आपका प्रश्न होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सा कलर पसंद है, मतलब जनरली बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँ कि बताइए कि सबसे मतलब आपको कौन सा रंग पसंद है, तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जवाब होंगे। मतलब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पर व्यक्तियों को बाध्य नहीं किया गया है, वो अपने मन से अपने अनुसार जो है वो प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। अगला है आपका बंद अंत वाले प्रश्न। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो ज्ञान पर आधारित होते हैं। ज्ञान आधारित प्रश्न का मतलब है कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं ऐसे जिनके पार्टिकुलर कोई एक ही जवाब होता है, तो उनको हम बंद अंत वाले कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे AYJ-NISSD का स्थापना कब हुआ था, अब इसका तो प्रॉपर एक ही जवाब है 1983। उसके अलावा आप इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो आपकी मूर्खता होगी और जो है फिर वो आपका प्रश्न भी गलत हो जाएगा। अगला है बच्चों को भाषा सिखाने की किसी एक विधि का नाम लिखिए। तो इसमें प्राकृतिक विधि, संरचनात्मक विधि और मिश्रित विधि, ये कुछ विधियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। संरचनात्मक विधि में फ्रिजरलैंड की आती है जो 1921 में आपकी डेवलप की गई थी। अंग्रेजी भाषा से सिखाने के लिए फ्रिजरलैंड की आपकी बनाई गई थी और इसमें 6 कॉलम थे। अलग अलग कॉलम में कर्ता, क्रिया, क्रम इन सबको अरेंज किया गया था और सभी कॉलम के अपने कुछ मतलब होते थे। अगला है एप्पल टी प्रोग्राम जो कि पहला है आपका फ्रिजरलैंड की, दूसरा एप्पल टी प्रोग्राम जो संरचनात्मक विधि के अंतर्गत ही आपका आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ए प्रोग्राम ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू रेनफोर्समेंट एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, कम मेहनत ज़्यादा उन्नत इसका एक नारा था जिसमें वाक्य संरचना, अंग्रेजी भाषा की वाक्य संरचनाओं पर ध्यान दिया जाता था। अगला है आपका वेरीफाई फ्लेश सिस्टम, यह भी इसी के अंतर्गत आता है, और कलर कोड सिस्टम, इसके नाम भी याद रखेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। उसके बाद संयुक्त विधि आती है। संयुक्त में द रोड आइसलैंड कैरिकुलम आपका आता है, यमारियम आता है, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यमारियम के बारे में कई बार पूछा गया है। उसके बाद TAGS आता है, जैसे हम टीचर असेसमेंट ऑफ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स जो है वो कहते हैं। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। बाकी ये देखने में तो बस आपको 10 ही क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है वो इंक्लूड किया गया है। एक सेकेंड पार्ट इसका आपको दिया जाएगा जहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न जो है वो आपके सिलेबस से ही जुड़े करवा दिए जाएंगे, जिससे आपका पूरा एक बार जो है वो पूरा सिलेबस आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।